हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं अनिल नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है वित्त कार्य का संगठन। वित्त कार्य का संगठन किस प्रकार से होता है, इसके लिए हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे और सारी चीज़ें इस डायग्राम में हम इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले वित्त कार्य की बात करी जाए तो सबसे पहले इसका जो मेन मुख्य चीज़ वो होते हैं अंशधारी। हम जिस संगठन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो निगमित उपक्रम के बारे में है। निगमित उपक्रम में किस तरीके से उनका जो वित्त की संरचना होती है, वित्त कार्य का संगठन किस प्रकार होता है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, कौन कौन इसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, सभी का एक एक करके हम सभी का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है अंशधारी, ठीक है, शेयर होल्डर। निगमित उपक्रम में सबसे पहले जो बात आती है वो शेयर होल्डर की आती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारा पैसा लगाया होता है और जो पैसा लगाया होता है उनके ये मालिक होते हैं एक तरीके से। लेकिन ये बहुत सारी संख्या में होने के कारण जो संस्थान के ऊपर ये एक साथ में काम नहीं कर सकते, इसलिए इनके द्वारा संचालक मंडल का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ संचालक होते हैं। शेयर धारकों के द्वारा संचालक मंडल का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत संचालक गण होते हैं जो किसी भी व्यावसायिक संस्थान के लिए जो व्यवसाय को प्रारंभ करने की ओर या उसको आगे बढ़ाने की ओर का काम करते हैं। तो सेकंड जो स्टेज आती है वो होती है संचालक मंडल की। अंशधारियों के द्वारा संचालक मंडल का गठन किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो वित्त समिति। इसके पश्चात संचालक मंडल है जो वित्त समिति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के वित्त से संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। और ये जो समिति है ये वित्त से संबंधित समस्त प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन पे नियंत्रण रखने वाली होती है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कर्मचारी भी होते हैं और इस तरीके से ये जो मुख्य काम जो वित्त से जुड़े हुए ही करती है। तो इस तरीके से संगठन की बात करें, पहले अंशधारी, संचालक मंडल और वित्त समिति। वित्त समिति के बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है तो वो है संचालक प्रबंध से जुड़े हुए। तो प्रबंध संचालक उनको हम कहते हैं, प्रबंध संचालक। इनको भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट में या विभागों में विभाजित कर लेते हैं। तो प्रबंध संचालक भी कितने प्रकार के हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए तो आता है उत्पादन प्रबंधक। उत्पादन प्रबंधक है जो उसका कार्य है उत्पादन कार्यों से जुड़ा होता है। किस तरीके से जो उत्पादन कार्य किया जाएगा उसमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें अरेंज करनी होगी, यानी समस्त प्रकार की जो उत्पादन से संबंधित जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी उत्पादन प्रबंधक के नियंत्रण में होती है। और इसके लिए यदि कोई कमी हो रहती है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो इसी की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से उत्पादन प्रबंधक का कार्य है जो बहुत ही क्या हो जाता है, अहम हो जाता है। तो इस तरीके से उत्पादन प्रबंधक है जो किसी भी व्यवसाय में जो उत्पादन से ज़रूर जुड़े हुए आंकड़े वो मुख्य रूप से उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में 2 नंबर पे आते हैं कर्मचारी प्रबंधक। इस प्रकार के जो प्रबंधक है
जो कर्मचारियों के प्रति जितने भी समस्त प्रकार के काम होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं किसी संस्था में, जितने भी कार्यरत कर्मचारी है उनसे जुड़े हुए जो भी समस्त प्रकार के जो कार्य है वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं, इनके द्वारा ही नियंत्रण किए जाते हैं। कर्मचारी के हित से लेकर के, कर्मचारियों के फायदे से लेकर के, कर्मचारियों के नियंत्रण तक वो सारी एक्टिविटी है कर्मचारी प्रबंधक के द्वारा यह चीज़ें देखी जाती है। तो इस तरीके से ये कर्मचारी प्रबंधक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वित्त प्रबंधक। वित्त प्रबंधक वित्त से जुड़े हुए समस्त प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो सारे के सारे इसी के नियंत्रण में आते हैं। समस्त प्रकार की जो वित्त से संबंधित जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्त कहाँ से कैसे, कहाँ लगाना है, कैसे लेना है, कहाँ कहाँ उसको एडजस्टमेंट करना है, कहाँ निवेश करना है, तो वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आती है। इसके भी कुछ डिपार्टमेंट है, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो एक टॉपिक और बचता है वो है विपणन प्रबंधक। तो विपणन का मतलब बेचने हेतु किए गए प्रयास है। मार्केटिंग, जिसे आप अंग्रेजी में इजी वे में समझते हैं, यानी बेचने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसे विपणन कहते हैं। और बेचने के लिए जो प्रयास करने के लिए जो मुख्य जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो होता है उसका प्रबंधक। तो इसके अंदर एक टीम होती है, किस तरीके से माल को सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, वो अपनी टीम को लेकर के और शानदार रिजल्ट लेने का प्रयास करता है। तो विपणन प्रबंधक का कार्य है वो है बेचने से संबंधित है, सेल्स को बढ़ाने से संबंधित है, या बिक्री से संबंधित समस्त प्रकार के जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी इसके अधीन ही होती है। तो इस तरीके से जो विपणन प्रबंध का कार्य होता है। हमारा टॉपिक था वित्त कार्य का संगठन, तो हम वित्त पे ही चले जाते हैं सीधा के सीधा। तो वित्त का जो मुख्य है वो एक तो होता है कोषाध्यक्ष। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। कोषाध्यक्ष और दूसरा होता है वित्त अधिकारी या वित्त संचालक, या इसे हम वित्त नियंत्रक भी कहते हैं। तो इसको मैं वित्त नियंत्रक के रूप में लिखता हूँ, वित्त नियंत्रक। वित्त से जुड़े हुए हमारे मुख्य दोनों टॉपिक निकल के आ गए हैं। तो अभी तक आपने जो पीछे देखा था, अंशधारी से स्टार्ट हुआ। अंशधारी संचालक मंडल का गठन करते हैं, संचालक मंडल वित्त समिति का गठन करते हैं, वित्त समिति प्रबंध संचालकों का गठन करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, पहले उत्पादन प्रबंधक का नियुक्ति की जाती है, कर्मचारी प्रबंधक की, वित्त प्रबंधक की और विपणन प्रबंधक की। हमारा मुख्य टॉपिक था वित्त प्रबंधक से। तो वित्त प्रबंधक दो प्रकार के हैं, वित्त नियंत्रक होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है। तो इन दोनों के भी अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। मैं सारे वो कार्य आपको एक साथ ही दिखाना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं कोषाध्यक्ष के कुछ विशेष प्रकार के कार्य और वित्त नियंत्रक के भी कुछ विशेष प्रकार के कार्य। दोनों के ही कार्य क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों ही। तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष की बात कर ले। इसका जो काम है वो है बैंकिंग व्यवहार। बैंकिंग व्यवहार, समस्त प्रकार के जो बैंक से संबंधित जो व्यवहार होते हैं वो सारे के सारे किसके नियंत्रण में आते हैं, वो कोषाध्यक्ष के नियंत्रण में आते हैं। इसके अलावा बात करें रोकड़ प्रबंध की, यदि कैश का किसी प्रकार से यदि प्रबंध करना है तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, वो कोषाध्यक्ष की होती है। कैश नियंत्रण का जो कार्य है या कैश का प्रबंध है, जो रोकड़ नकदी का जो प्रबंध है वो कोषाध्यक्ष करता है। वित्त प्राप्ति एवं नियोजन, पैसा किस तरीके से हमें प्राप्त करना है और किस तरीके से उसके लिए आगे प्लानिंग करनी है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाया जाना है, उसके से संबंधित जो कार्य है वो किसके अंडर में आता है, वो आता है कोषाध्यक्ष के अंतर्गत।
इसके बाद बात करें कि साख प्रबंध। साख का मतलब उधार से होता है कि हमें और क्या उधार की आवश्यकता है, यदि है तो उसका जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में आता है, वो है कोषाध्यक्ष के हाथ में आता है। तो इस तरीके से जो नियंत्रण का जो कार्य है, जो साख नियंत्रण का, साख प्रबंध का कार्य है, वो सारा का सारा कोषाध्यक्ष के अंतर्गत आता है। साख का मतलब हमने बताया उधार से, उधार की यदि आवश्यकता है तो वो व्यवस्था है जो कोषाध्यक्ष करेगा। इसके बाद में बात करें कि लाभांश वितरण की, तो यदि लाभांश वितरण की बात है तो लाभांश का वितरण किस तरीके से किया जाना है, कुछ बचाना है या सारा का सारा ही डिवाइड कर देना है अंशधारियों में, तो वो सारा कंट्रोल है जो कोषाध्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो लाभांश वितरण का जो कार्य है वो कोषाध्यक्ष करेगा। पेंशन प्रबंध, यदि कर्मचारी है, यदि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा निगमित उपक्रम है, यदि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी पेंशन का प्रबंध किस तरीके से करना है, या जो नए कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी किसी प्रकार से यदि कोई पेंशन का प्लान कर रहे हैं तो उनकी पेंशन उनको किस तरीके से दी जानी चाहिए, कितनी उनसे संबंधित जो कटौती की जानी चाहिए पहले उनके जो सेवा में, तो इस तरीके से कहने का मतलब सर्विस में कितनी कटौती की जानी चाहिए और उनको आगे फ्यूचर में कितनी पेंशन मिलेगी, वो सारा का सारा निर्णय कंट्रोल वो सारा कोषाध्यक्ष के हाथ में होता है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती है कोषाध्यक्ष के। बात करें वित्त नियंत्रक के कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये है सामान्य लेखे, वेतन और चिट्ठे, यानी सामान्य प्रकार के जो लेखे होते हैं जो उपक्रम के अंतर्गत किसी भी निगमित उपक्रम, वो सारे इसकी देखरेख में होते हैं, ये कंट्रोल करता है उन पर। वेतन चिट्ठे सारे सैलरी स्टेटमेंट जितने भी होते हैं, फाइनेंशियल जो अकाउंट होते हैं, वो सारे जो ये वित्त नियंत्रक होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा काम वो देखता है। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण है, वो समस्त प्रकार के वित्तीय विवरण है वो किसके द्वारा देखे जाते हैं, उन जांच की जाती है वित्त नियंत्रक के द्वारा, ठीक है। उसमें बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, वो सारी की सारी ये वित्त नियंत्रक देखता है। क्योंकि ये फाइनल काउंट होते हैं। फाइनल काउंट में आप देखते हो कि एंड में क्या हमें, यानी ये रनिंग का काम है, ये एंड का काम है। जो कंपनी समाज जब एक साल का अपना लेखा जोखा तय करती है तो वो यहाँ आता है, वो सारा नियंत्रण इसी के द्वारा किया जाता है। हमने क्या कमाया, कितना पैसा हमारे पास है, आगे की क्या प्लानिंग करनी है, वो सारा यही देखा जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो बजट। इस साल हमारे पास क्या कंडीशन है बजट की, अगले साल में कितना क्या क्या करना है, बचाना है, और नया किस तरीके से किन क्षेत्रों में लगाना है। तो बजट भी यानी पूर्वानुमान भी आगे लगाना है कि हमारी कंपनी किस तरीके से आगे ग्रोथ करेगी, तो उससे संबंधित जो बजट है, बजट अनुमान होते हैं, तो वो अनुमान के आधार पर कितनी हमें सेविंग रखनी है और आगे किस तरीके से काम किया जाना है, वो भी वित्त नियंत्रक का कार्य। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिटिंग्स को बोलते हैं, खातों की जाँचें करवाना, अपने खाते जाँच करवाना। इसके अलावा विभाग में अन्य प्रकार की जो ऑडिटिंग है, ठीक है, वो भी है। इसके अलावा अकाउंट ऑडिटिंग तो होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जांच होती है जो गैर खातों से संबंधित भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है आंतरिक अंकेक्षण का कार्य भी किसका होता है, वित्त नियंत्रक का होता है। करों की क्या स्थिति है, इस साल कितना कर देना है, क्या कितना पेमेंट किया जाना है, क्या उसमें छूट ले सकते हैं, क्या हमें कितनी मिल रही है, अब क्या हमें आगे प्लान करना है, तो वो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो कर से संबंधित समस्त प्रकार की जो चीज़ें हैं वो वित्त नियंत्रक के अंडर में आती है। अभिलेखों की सुरक्षा, जितने भी अकाउंट से संबंधित जितने भी अभिलेख है, यानी हमारे खाते बही जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भी अकाउंट नियंत्रक की होती है। वो सुरक्षित रहने चाहिए। पीछे के यदि आपसे कोई पूछे 5 साल के कि आपके अकाउंट्स के स्टेटमेंट वगैरह दिखाइए, तो वो भी उपलब्ध होने चाहिए। यदि आपने सुरक्षित रखे हैं तो वो निश्चित रूप से क्या हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हैं वो वित्त नियंत्रक के अंतर्गत आती है, और ये नीचे वाली चीज़ें हैं वो कोषाध्यक्ष के अंतर्गत आती है। स्टार्टिंग अंशधारी से होता है, अंशधारियों के द्वारा इन चीज़ों का निर्माण होता है, और ये इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट वित्त प्रबंधक के है हम भूमिका की बात करें तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, और इनके भी बहुत सारे जो एक काम है जो अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से इनको नियंत्रित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।